हेलो व्यूअर्स, आप सभी का फिर से एक बार मॉडर्न एजुकेशन में स्वागत है। और आज हम लोग ऐसे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो जीके जीएस जो 14 जून को एग्जाम हो चुकी है और किस प्रकार से प्रश्न आए हैं उस पर ऐसे व्याख्या करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न आने वाले हैं। इसलिए आप ऐसे वीडियो को अंत तक बने रहें ताकि आपका जो आने वाला एग्जाम है अगर आप उसमें बैठिएगा तो आपको बहुत ही हेल्पफुल आएंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन रिपीटेड उसी संबंधित आ रहे हैं। तो उनमें से जो पहला क्वेश्चन जो आया हुआ था उसमें लिखा हुआ कि ठुमरी संगीत निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। ये जो ठुमरी जो संगीत है वह ऐसे कथक है। वो क्या संबंध है? नृत्य शैली कथक का नाम है, ठीक है। और ये कथक जो है वह उत्तर प्रदेश का नृत्य शैली में आता है। उससे संबंधित निम्न प्रकार से कुछ फैक्ट हैं, जैसे में ठुमरी किस भाषा में गाई जाती है, तो ये ब्रज भाषा और अवधी भाषा में। कौन सी भाषा? ब्रज भाषा और अवधी भाषा में, क्योंकि इससे संबंधित और भी ये सब फैक्ट आ सकते हैं। ठुमरी के प्रमुख घराने क्या क्या हैं? तो ये बनारस है, लखनऊ है और पटियाला। और ठुमरी के प्रमुख कलाकार में कौन कौन आते हैं? तो बेगम अख्तर आते हैं, गिरजा देवी आते हैं और शंभू महाराज। ये सब ये है ठुमरी के प्रमुख कलाकार में आते हैं। यह ऐसे जो संगीत है ठुमरी संगीत, यह ऐसे नृत्य शैली कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का है और ये कथक से आता है। किससे आता है? कथक। अगला क्वेश्चन स्क्रीन में है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? प्रायद्वीपीय भारत की यानी पठार से निकले हुए जो नदी है जिसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत में जो सबसे लंबी नदी है जिसका नाम है गोदावरी। क्या नाम है? गोदावरी। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर। और इसको ऐसे दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? दक्षिण की गंगा। यह ऐसे निकलती कहां से है? तो यह ऐसे महाराष्ट्र की एक जगह है नासिक, महाराष्ट्र, वहां से निकलती है और ऐसे बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। इसको दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन में लिखा हुआ है, इंडियन ओपन 2025। इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश के PSA कॉपर प्रतियोगिता का पुरुष खिताब किसने जीता? तो ये पुरुष खिताब ऐसे जो 2025 में हुआ था, इसमें ऐसे मिस्र के करीम एल टर्की ने जीता। लेकिन उप विजेता के रूप में भारत के अभय सिंह थे। भारत के अभय सिंह, यानी भारत के अभय सिंह को हरा कर ऐसे मिस्र के करीम एल टर्की ने ये 2025 का जो ओपन स्क्वैश का PSA कॉपर प्रतियोगिता है उन्होंने ये जीता था। अब इससे संबंधित ऐसे और भी कुछ फैक्ट निम्न प्रकार से हैं। महिला में भारत की जो अनाहत सिंह है वह ऐसे प्रथम में आई और हांगकांग की हेलेन टेंग ऐसे उप विजेता के रूप में रही। ये और आयोजन कहां पर हुआ था? तो आयोजन ऐसे मुंबई में हुआ था। स्क्वैश को पहली बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शामिल किया जा रहा है, यानी ओलंपिक जो 2028 है उसमें ऐसे स्क्वैश को भी शामिल किया जा रहा है। जो 2028 में होने वाली ओलंपिक खेल है जो लॉस एंजल्स यानी अमेरिका में होने वाली ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, वहां पर ऐसे इसको ऐसे पहली बार ऐसे इस खेल को ऐसे वहां पर ऐसे इंक्लूड किया जा रहा है 2028 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो ये जो 11वीं जो अनुसूची है उसमें टोटल है से 29 विषय हैं। टोटल कितने विषय हैं? 29 विषय यहाँ पर हैं। तो ये जो है 11वीं जो अनुसूची जो है ये है से 1992 में जब ऐसे 73वां ऐसे संविधान संशोधन किया जा रहा था उस समय ये 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो ये 11वीं अनुसूची को
1992 में 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था उस समय इसको जोड़ा गया और इसमें है से 29 विषय है। कितने विषय हैं? 29 विषय है। और पंचायती राज से संबंधित है से इसी में 243 जी में पंचायती राज के बारे में पूरी जानकारी दिया गया है 243 जी में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आया हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता में कपास के साक्ष्य कहां से मिले थे? तो कपास के जो साक्ष्य है सिंधु घाटी सभ्यता में वह है से मोहनजोदड़ो और मेहरगढ़ से मिले थे। कहां से मिले थे? मोहनजोदड़ो एवं मेहरगढ़, जहां से कपास के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े एवं धागे मिले हैं, जबकि मेहरगढ़ में है से कपास की खेती के प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़ से कपास की खेती के प्रमाण मिले हैं, जबकि मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े एवं धागे वहां से मिले हुए हैं। क्वेश्चन है 2025 तक संविधान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? यानी 2025 वर्तमान में अभी संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें भाषाओं की संख्या कुल कितनी है? तो कुल भाषाएं अभी 2025 में वर्तमान में कितना है? तो 22 भाषाएं हैं। कितने भाषाएं हैं? 22 भाषा है। लेकिन जब मूल संविधान जो हमारा संविधान बन के तैयार था तो मूल संविधान में कुल 14 भाषा थे। मूल संविधान में कितने भाषा थे? 14 भाषा, 14 भाषाएं थे। तो बाद में इसको जोड़ा गया, जो अभी वर्तमान में 22 भाषाएं। सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन हुई थी। 21वां संविधान संशोधन में जो 8वीं अनुसूची है उसमें ऐसे सिंधी को जोड़ा गया। एक भाषा जो है सिंधी, इस भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद ऐसे 71वां संविधान संशोधन हुआ था। 71वां संविधान संशोधन, तो इस संशोधन के द्वारा है से कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कौन कौन से भाषा? कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, ये भाषा को जोड़ा गया। 4 भाषा हो गए। उसके बाद है से 92 में संविधान संशोधन हुआ था। 92 संविधान संशोधन, ये इसमें से बोडो डोंगरी, मैथिली और संथाली, इन सभी भाषाओं को मिला के ऐसे 22 भाषा हो गए। 21वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1967 में, 1967 में यह संविधान संशोधन किया गया था, जो 21वां संविधान संशोधन था। 71वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, 1992 में ऐसे 71वां संविधान संशोधन किया गया था। और ऐसे जो 92 संविधान संशोधन हुआ था वह 2003 में हुआ था। कब हुआ था? 2003 में ये संविधान संशोधन किए गए थे। तो इस प्रकार से 2025 तक ऐसे कुल जो भाषाएं हैं वो 22 भाषा है। जो मूल संविधान में कितने थे? 14 भाषा थे। बाद में इसको जोड़ा गया 21वां में, 71वां में और 92 जो संविधान संशोधन हुआ है उसमें जोड़ा गया। अगला जो प्रश्न आया हुआ था, सातवाहन वंश का शासनकाल कब था? तो सातवाहन जो थे उसका जो शासनकाल था 230 ईसा पूर्व से, 230 ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक है से ये सातवाहन वंश का शासनकाल था। तो इससे संबंधित है, सातवाहन वंश से संबंधित है कुछ निम्न फैक्ट इस प्रकार से हैं। सातवाहन वंश के स्थापना, तो सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे, स्थापना जो है वह राजा सिमुक थे। कौन थे? राजा सिमुक। इसकी राजधानी जो है कहां पर बनाया गया था सातवाहन वंश का? तो उसका नाम है प्रतिष्ठान या पैठन, जो महाराष्ट्र में स्थित है। कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। सातवाहन वंश के उपनाम भी हैं। तो उपनाम में क्या है? इसको आंध्र वंश या फिर आंध्र सातवाहन के नाम से भी जाना जाता है।
इसके जो प्रमुख शासक हैं सातवाहन वंश के प्रमुख शासक में आते हैं सिमुक, सातकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सातकर्णी, इसके बाद है वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी और यज्ञश्री सातकर्णी। ये सभी क्या है, प्रमुख शासक में आते हैं सातवाहन वंश में। इसकी जो भाषा जो थी, सातवाहन वंश की जो भाषा थी वो प्राकृतिक एवं मराठी भाषा थी। प्राकृतिक जो नेचुरल भाषा होती है और ये मराठी भाषा, ये सातवाहन वंश के भाषा में आते हैं। इसमें विकसित जो कलाएं हैं वो विकसित कलाएं में अमरावती कला, अजंता और एलोरा के जो गुफा है, एलोरा की गुफा, ये सभी ऐसे कहां से शुरुआत हुई, ये सातवाहन वंश की कलाओं की देन है। एक और ऐसे भूमि दान की जो शुरुआत है सातवाहन वंश के राजाओं के द्वारा किया गया। ये जो वंश जो था ये मात्र वहां की जो समाज जो थी वह मातृसत्तात्मक थी। किस प्रकार से थी? मातृसत्तात्मक वहां की समाज की विशेषता में आती है। तो ये सब महत्वपूर्ण फैक्ट है जो सातवाहन वंश से संबंधित है। इस प्रकार से यहां से भी प्रश्न आ सकते हैं जो निम्न प्रकार से यहां पर लिखे हुए हैं, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरावती स्तूप का किस काल में बनाया गया था? तो अमरावती जो स्तूप है वह कौन से काल में बनाया गया था? तो उसका राइट आंसर होगा तीसरी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व। तीसरी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में ये अमरावती स्तूप को बनाया गया था। ये सातवाहन शासन काल में हुआ था, सातवाहन वंश में, सातवाहन वंश के शासनकाल में ये बनाया गया था, जो इससे पहले रिपीटेड क्वेश्चन आ चुका है और एक ही एग्जाम में कई बार ऐसे वही क्वेश्चन को लाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में किनमें गुणित अनुपात का नियम लागू होता है? तो गुणित अनुपात का जो नियम है ये किस में लागू होता है? इसका जो राइट आंसर है जिसमें दो तत्व मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं। एक से अधिक जब यौगिक बनाते हैं तो इसको गुणित अनुपात के नियम के रूप में जाना जाता है। इसको डाल्टन के भी नियम से जाना जाता है। इसको डाल्टन के नियम के रूप में भी जाना जाता है। इससे संबंधित कुछ निम्न फैक्ट इस प्रकार से हैं। इस नियम के अनुसार ऐसे एक तत्व के द्रव्यमान का अनुपात जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयुक्त होता है, मिलता है, और छोटी पूर्ण संख्याओं का अनुपात होता है। जो छोटी पूर्ण संख्या होती है उसका अनुपात होता है। हम उदाहरण से समझते हैं कि क्या होता है। जैसे में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच दो यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO और CO2 है। एक ही मात्रा में कार्बन 12 ग्राम के साथ संयुक्त होने पर, यानी 12 ग्राम के संयुक्त होने पर ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 ग्राम हो जाता है। ऑक्सीजन का 16 ग्राम हो जाता है और ऐसे 32 ग्राम ऐसे यहां पर कार्बन जो मोनोऑक्साइड है उसमें 16 ग्राम हो जाता है, जबकि ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड में 32 ग्राम हो जाता है। यानी इसका अनुपात जो है 1:2 के अनुपात में होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो तत्व के द्रव्यमान का अनुपात जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयुक्त होता है तो छोटी पूर्ण संख्याओं का अनुपात इस प्रकार से परिवर्तन हो जाता है, चेंज होता है। अगला है से करंट अफेयर से क्वेश्चन आया हुआ था कि भारत का पहला हिरन पार्क और मिनी चिड़ियाघर कहां बनाया जाएगा? तो यह है से उत्तर प्रदेश का, इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश का एक शहर है नोएडा। नोएडा में बनाया जाएगा भारत का पहला हिरन ऐसे पार्क और यह है से सेक्टर नंबर 91, जो सेक्टर जो 91 है वहां पर ऐसे बनाया जा रहा है। और जहां पर बनाया जाएगा उस पार्क का नाम है बायोडायवर्सिटी। पार्क का नाम क्या है? बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी में यह बनाया जा रहा है जो भारत का पहला हिरन पार्क और मिनी चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है, जो सेक्टर 91 में ऐसे जो नोएडा में स्थित है वहां पर बनाया जाएगा। और उस पार्क का नाम है बायोडायवर्सिटी। क्या नाम है? बायोडायवर्सिटी के नाम से जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चैनल लक्षद्वीप समूह मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग करता है? यानी जो लक्षद्वीप जो समूह है उसमें मिनिकॉय द्वीप को अलग करती है, तो वो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा 8 डिग्री चैनल। कौन सा हो गया? 8 डिग्री चैनल ऐसे ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ऐसे लक्षद्वीप समूह जो मिनिकॉय द्वीप है उसको मालदीव से अलग करती है। एक है 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। ये जो 9 डिग्री जो चैनल है वह मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करती है। मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करती है। एक है 10 डिग्री चैनल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 डिग्री चैनल, ये जो 10 डिग्री चैनल है वह अंडमान और निकोबार को, अंडमान और निकोबार इन दोनों को 10 डिग्री चैनल से अलग करती है। और एक है 11 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल। तो ये 11 डिग्री जो चैनल है वह ऐसे अमीन दीवी से ऐसे कन्नानौर को अलग करती है। 8 डिग्री चैनल जो है वह मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग करती है। 9 डिग्री जो चैनल है वह मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करती है। और 10 डिग्री जो चैनल है अंडमान और निकोबार को अलग करती है। जबकि ऐसे 11 डिग्री जो चैनल है वह अमीन दीवी को कन्नानौर से अलग करती है। अगला जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है, नरकोंडम द्वीप समूह कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नरकोंडम जो द्वीप समूह है वहां पर स्थित है। और यह एक निष्क्रिय ऐसे ज्वालामुखी में आता है। कौन से में आता है? निष्क्रिय ज्वालामुखी में आता है। तो यह ऐसे 14 जून के आए हुए जीके जीएस का प्रश्न था। अगर आपको ऐसे वीडियो अच्छी लगी तो आप ऐसे इस चैनल को ऐसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे हम लोग ऐसे बेहतर से बेहतर कंटेंट को ला सके। और आने वाले जो एग्जाम है उन सभी पर ऐसे हम लोग का एक नजर है, और हम लोग ऐसे उन सभी पर ऐसे एक ऑनलाइन क्लास भी चलाने वाले हैं। तो इसलिए ऐसे आप ऐसे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे आने वाला एग्जाम आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। थैंक यू, धन्यवाद।